हाय स्टूडेंट्स, बच्चों स्वागत है आपका नर्सिंग स्पीयर के क्लासेस में। हम कंटिन्यू करेंगे हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के डिस्कशन को। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर हम थ्योरी की बात करें या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बात करें तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन। तो पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है हम कैसे देते हैं, इट इज अ इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रावीनस आईवी एडमिनिस्ट्रेशन। आईवी रूट पे हम क्या ट्रांसफ्यूज करते हैं, या तो ब्लड, होल ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं, या तो ब्लड कंपोनेंट्स। आगे डिस्कस करते जाएंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स है, या तो होल ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेंगे या तो ब्लड कंपोनेंट्स को ट्रांसफ्यूज करेंगे। कैसे ट्रांसफ्यूज करेंगे, हम पहले डोनर से ब्लड को लेंगे, उसके बाद उसको स्टोर करके जब भी पेशेंट को, जब भी रेसिपिएंट को जरूरी होता है, नीड में होता है, तो हम क्या करेंगे, ये ट्रांसफ्यूजन करेंगे। तो क्यों ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं हम लोग, पहला तो टू रिस्टोर द ब्लड वॉल्यूम। क्या होता है, अगर मान लो कि पेशेंट को एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ब्लड लॉस हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। तो टू रिप्लेस द ब्लड वॉल्यूम हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। या तो टू इम्प्रूव द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। हम सबको पता है आरबीसीज का फंक्शन क्या है, आरबीसीज क्या करते हैं, दे कैरी ऑक्सीजन, दे कैरी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए भी हम ट्रांसफ्यूज करते हैं। और टू करेक्ट द कोएगुलेशन डिफेक्ट्स, अगर कोएगुलेशन फैक्टर कम है या तो कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स है, तब भी हम क्या करते हैं, ये जो ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं उनको ट्रांसफ्यूज करते हैं। चलो देखते हैं कौन कौन सा कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर होल ब्लड को हमने सेंट्रीफ्यूज कर लिया। सेंट्रीफ्यूजन का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, रोटेशन देंगे। तो तब क्या हो जाएगा, ये जो ब्लड का कंपोनेंट्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो कौन कौन सा कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलेगा, पहला तो प्लाज्मा। ये जो ऊपर का येलो कलर का लिक्विड दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में होता है वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें, और they also have a clotting factors and they also have a proteins मिलते हैं। इन सारे चीज जो हमें प्लाज्मा में मिलता है, जो ऊपर का सेक्शन होता है येलो कलर का उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेपरेट होने के बाद क्या होता है, एक कंपोनेंट, वो है कंपोनेंट्स। कौन कौन से सेल्स हमें देखने को मिलते हैं, वो है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये जो आरबीसीज है ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में हमें ब्लड में देखने को मिलेगा। अगर ज्यादा मात्रा में लार्ज क्वांटिटी में कौन सा सेल्स हमारा ब्लड में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन पूछा तो कौन सा होगा, इट इज आरबीसीज। अगर रेशियो की बात करें तो इट विल बी 600:1:40, 600:1:40। इसका कहने का मतलब ये है बहुत ज्यादा हमें आरबीसी सेल्स जो है वो ब्लड में देखने को मिलेगा। और ये रेशियो भी बहुत बार पूछा गया है आपका एंट्रेंस एग्जाम में कि रेशियो क्या होता है, आरबीसी इज टू डब्ल्यूबीसी इज टू प्लेटलेट्स का रेशियो क्या होता है, इट इज 600:1:40। तो पहले ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले हमें क्या चेक करना है, दो चीज चेक करना है। पहले क्या चेक करना है, कंपैटिबिलिटी चेक करना है। अगर उस ब्लड को हम ट्रांसफ्यूजन करने के बाद वो डोनर में, अगर जो रेसिपिएंट है, अगर उस ब्लड को रिसीव करने के बाद वो कंपैटिबल है कि नहीं, उसमें कोई रिएक्शन हो रहे हैं कि नहीं, उसको कैसे चेक करते हैं, पहले क्या करते हैं हम लोग, कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। जो ब्लड है, before giving it to a patient we must determine that blood of the donor is compatible with the patient। जैसे शादी करने से पहले हम compatibility चेक करते हैं, आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। जैसे शादी करने से पहले लड़का और लड़की का compatibility चेक करते हैं, ऐसे ही हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले रेसिपिएंट और डोनर का कंपैटिबिलिटी, ब्लड का कंपैटिबिलिटी चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे करते हैं हम लोग, वो पहले ब्लड टाइपिंग, इट इज बाय ब्लड टाइपिंग का मतलब क्या होता है, पहले पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है और RH फैक्टर क्या होता है उसको पहले चेक करना पड़ता है। तो कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है हमारा बॉडी में, तो ह्यूमंस में वी कैन हैव आइदर ए बी और 4 तरह का ब्लड ग्रुप्स है, ए बी और O। और RH फैक्टर की बात करें तो आइदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव।
So it can be AB positive or it can be A positive, B positive, O positive or it can be A negative. RH फैक्टर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा O नेगेटिव, A नेगेटिव, AB नेगेटिव, ऐसे हमें देखने को मिलेगा। पहले ट्रांसफ्यूज करने से पहले क्या करना है हमें, ब्लड टाइपिंग। ब्लड टाइपिंग में क्या देखते हैं हम लोग, वी चेक द ब्लड ग्रुप और उसके बाद RH फैक्टर भी हम कंसिडर करते हैं, देखते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया था, अभी मैंने ये बताया था कि ब्लड में कितने टाइप्स का होता है, वी हैव फोर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ। तो क्या होता है बॉडी में, उस ब्लड ग्रुप में अगर मान लो कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप ये है तो इसके आरबीसीज के ऊपर एक एंटीजन हमें देखने को मिलेगा, तो ए ब्लड ग्रुप में हमें कौन सी एंटीजन देखने को मिलेगा, इट इज ये। ए ब्लड ग्रुप में ये एंटीजन देखने को मिलेगा, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन देखने को मिलेगा और ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन, ए एंटीजन और बी एंटीजन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ओ ग्रुप में क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन्स नहीं है, नो एंटीजन्स। वैसे ही हर ब्लड में एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होता है। अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप ये है तो वी हैव बी एंटीबॉडीज। सपोज क्या होता है पेशेंट का ब्लड ग्रुप ये है और उसमें क्या होता है, ये एंटीजन्स होता है और बी एंटीबॉडी होता है। तो अब मैंने क्या किया, अभी डोनर का ब्लड लिया, डोनर का ब्लड कौन सा ब्लड ग्रुप का है, ये ब्लड ग्रुप का है। तो डोनर का ब्लड ग्रुप ये है तो उसमें भी डोनर का ब्लड में क्या देखने को मिलेगा, ये एंटीजन और बी एंटीबॉडी। तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी ट्रांसफ्यूज कर रही हूँ, ट्रांसफ्यूजन। ये डोनर का ये जो ए ब्लड ग्रुप है वो ट्रांसफ्यूज कर रही हूँ। जब मैं ट्रांसफ्यूज करूंगी तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेम है, ये एंटीजन है और बी एंटीबॉडी है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं क्या करूंगी, आई विल ट्रांसफ्यूज बी ब्लड ग्रुप टू ए रेसिपिएंट जो ब्लड ले रहा है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ये है। तो मैं क्या ट्रांसफ्यूज कर रही हूँ, बी ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज कर रही हूँ। उसमें क्या होता है, बी एंटीजन होता है और ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। तो क्या होगा, जब मैं ट्रांसफ्यूज करूंगी ए ब्लड ग्रुप पे तो यहाँ पे क्या है, बी एंटीबॉडीज है, तो क्या हो जाएगा, बी एंटीबॉडीज विल रिएक्ट विद द बी एंटीजन। सो तब क्या हो जाएगा, एलर्जिक रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम ए ब्लड ग्रुप के पेशेंट को बी ब्लड ग्रुप नहीं ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। लेकिन ए बी में क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप में क्या है, कोई एंटीबॉडीज नहीं है, देयर आर नो एंटीबॉडीज। तो जब कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है तो किसी भी ब्लड में इस ए बी ब्लड ग्रुप में ट्रांसफ्यूज करूंगी तो कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि देयर आर नो एंटीबॉडीज। दैट्स व्हाई ए बी ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब होता है ए बी, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मैं किसी भी ब्लड ग्रुप के पर्सन से ब्लड ले सकती हूँ। तब अगर हम ओ ग्रुप के बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एंटीबॉडीज प्रेजेंट है लेकिन एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए दे कैन गिव ब्लड, सो दे आर कॉल्ड, स्पेशली ओ नेगेटिव ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स। तो बच्चों ये होता है डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स और उसके कौन कौन सा एंटीजन्स होता है। चलो अभी देखते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया था, वी हैव 4 ग्रुप्स, ए बी ओ एंड ए बी। सो कौन कौन सा एंटीजन्स होता है, ए पे वी हैव ए एंटीजन, बी पे वी हैव बी एंटीजन एंड देयर आर नो एंटीजन प्रेजेंट इन द O group. That's why they are called universal donors. Universal donors का मतलब they can give blood to A, B या O। किसी भी पर्सन के लिए ये ब्लड डोनेट कर सकते हैं लेकिन दे कैन टेक ब्लड ओनली फ्रॉम अ O group. So that's why O negative, especially O negative is called as a universal donor. उसके बाद क्या होता है,
ए ब्लड ग्रुप में वी हैव ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी, सो इसलिए दे कैन नॉट टेक ब्लड फ्रॉम बी, सो दे कैन टेक ओनली ब्लड फ्रॉम ए और ए बी को क्या बताया था मैंने, दे आर यूनिवर्सल डोनर्स, यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स, so they can receive blood from any A, B or ABO. So अगर A blood group है तो you can give blood only of A group or O group, and they can give blood to A group or even AB because they are universal recipient. अगर B की बात करें तो they have B antigen and B antibodies, they can take blood from B and O and they can give blood to B and AB. So AB का मतलब क्या होता है, AB they are universal recipient, they can accept, वो किसी भी और ब्लड ग्रुप से एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट दे कैन गिव ओनली ब्लड टू AB, दे कैन गिव ब्लड ओनली टू AB ब्लड ग्रुप. सो यहाँ पे दो चीज याद रखना है, पहला कौन सा यूनिवर्सल डोनर्स को कौन सी ब्लड ग्रुप को हम बुलाते हैं, O नेगेटिव, और AB ब्लड ग्रुप को हम बुलाते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट. तो ये हो गया ब्लड टाइपिंग के बारे में. चलो आगे देखते हैं क्रॉस मैचिंग. ब्लड टाइपिंग करने के बाद हमें क्या करना है, क्रॉस मैचिंग करना है. तो कैसे क्रॉस मैचिंग करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले पेशेंट का सीरम लेते हैं. पेशेंट का सीरम से हम वी टेक टू ड्रॉप्स एंड RBC, डोनर का RBC, जो ब्लड दे रहा है उसका RBC लेते हैं, और वी टेक वन ड्रॉप आउट ऑफ इट एंड वी इंक्यूबेट इट एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर. उसके बाद क्या करते हैं, उसको जो इंक्यूबेट किया हुआ सैंपल है उसको बहुत बार 3 बार वॉश करते हैं. वॉश करने के बाद वी ऐड समथिंग नोन एज AHG एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन. उसको क्या बोलते हैं, कूम्स रिएजेंट. उसको क्या बोलते हैं, कूम्स रिएजेंट को ऐड करते हैं. ऐड करने के बाद अगेन वी सेंट्रीफ्यूज इट. सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या हो जाता है, अगर उस पे एग्लूटिनेशन है, अगर उस पे क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, तो दिस ब्लड इज नॉट कंपैटिबल फॉर ट्रांसफ्यूजन. अगर उसमें कोई एग्लूटिनेशन नहीं दिख रहा है, ब्लड जो है सेंट्रीफ्यूज करने के बाद भी क्लियर है, तो देन इट इज कंपैटिबल फॉर द ट्रांसफ्यूजन. हम ये ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं. तो ये होता है क्रॉस मैचिंग और ब्लड ग्रुपिंग. तो हर बार जब भी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होता है तो पहले हमें क्या करना है, ब्लड टाइपिंग करना है और क्रॉस मैचिंग. तो क्यों करते हैं, ये दोनों क्यों करते हैं हम लोग, कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए करते हैं. चलो आगे देखते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, हम ब्लड को कलेक्ट करने के बाद, पेशेंट से ब्लड कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, हम ब्लड को स्टोर करते हैं. कहाँ पे स्टोर करते हैं, ब्लड बैंक पे स्टोर करते हैं. जब भी हम ब्लड को स्टोर करते हैं तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, हम एक एंटी कोएगुलेंट ऐड करते हैं. एंटी कोएगुलेंट क्या करता है, तो इट प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग, ताकि ब्लड क्लॉट ना हो, इसलिए हम क्या ऐड करते हैं, एंटीकोएगुलेंट. कौन सा एंटीकोएगुलेंट यूज करते हैं हम लोग, वी यूज CDP है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, पिछले एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि कौन सा एंटीकोएगुलेंट हम यूज करते हैं, वी यूज CDP है. CDP में क्या होता है, वी हैव C का मतलब क्या होता है, सिट्रेट. वी हैव सिट्रेट. क्या करता है सिट्रेट, इट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग. और उसके बाद डेक्सट्रोज क्या करता है, डेक्सट्रोज गिव्स एनर्जी. डेक्सट्रोज क्या करता है, डेक्सट्रोज क्यों देते हैं, डेक्सट्रोज शुगर होता है तो क्यों देते हैं, एनर्जी के लिए हम शुगर को डेक्सट्रोज देते हैं. और P फॉस्फेट का यूज फंक्शन क्या है इसमें, पीएच को मेंटेन करना. उसके बाद वी ऐड समथिंग नोन एज एडिनाइन. का मतलब क्या होता है, एडिनाइन से क्या बनता है, एटीपी सिंथेसिस होता है. एटीपी क्यों चाहिए, एटीपी सर्वाइवल के लिए, मेटाबॉलिज्म और सर्वाइवल के क्या चाहिए, हमें एटीपी चाहिए, इसलिए क्या ऐड करते हैं, एडिनाइन. सो वी हैव CDPA एज अ एंटीकोएगुलेंट इन द ब्लड. जब भी हम ब्लड को स्टोर करते हैं तो कौन सी एंटीकोएगुलेंट यूज करते हैं, CDP है. लेकिन यहाँ पे एक और कंफ्यूज होने का बात है, क्या है, जब भी हम ब्लड का सैंपल लेते हैं, आपको पता ही होगा, एक रेड कलर का, डिफरेंट कलर्स का वायल्स आते हैं, ट्यूब्स आते हैं, एक तो वायलेट कलर, एक तो रेड कलर. तो वायलेट कलर में क्या होता है, वायलेट कलर का ट्यूब में एक एंटीकोएगुलेंट होता है. वो कौन सा एंटीकोएगुलेंट है, EDTA है.
तो जब भी आप ब्लड का सैंपल लेते हैं तो कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं? वी यूज ईडीटी है। लेकिन ब्लड स्टोरेज करने के लिए, ब्लड को स्टोर करने के लिए, ब्लड बैंक में स्टोर करने के लिए वी यूज सीडीपीए। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सा कंपोनेंट्स होता है? ये जो ब्लड में कौन कौन सा कंपोनेंट्स को हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं? पहला तो हम होल ब्लड, पहला जो है वो है होल ब्लड। पूरा सारा का जो ब्लड आपने लिया है ऐसे ही ट्रांसफ्यूज करो, वो क्या होता है? होल ब्लड। उसके बाद पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। पैक्ड रेड ब्लड सेल्स का मतलब ओनली पीआरबीसीस, ओनली आरबीसीस वी आर ट्रांसफ्यूजिंग, ओनली आरबीसीस को हम निकाल के ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं। उसके बाद फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, then we have platelets, then we have a cryoprecipitate। क्या होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा? आगे डिस्कस करते जाएंगे। चलो डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। पैक्ड रेड ब्लड सेल्स का मतलब क्या होता है? वी आर ट्रांसफ्यूजिंग ओनली आरबीसीस। ओनली आरबीसीस क्यों ट्रांसफ्यूज करने के लिए? हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए हम सिर्फ आरबीसीस को ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं। ये जो बाकी कंपोनेंट्स है उसका जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या चाहिए? आरबीसीस चाहिए। तो हम हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए क्या ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं? सिर्फ पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। अगर हम सिर्फ आरबीसीस को ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसको? पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। तो क्या होता है? आरबीसीस होता है उसमें, और एक एंटीकोएगुलेंट सोल्यूशन जो अभी मैंने बताया सीडीपीए। और उसके बाद अगर हम एक बैग, अगर आपने क्या किया? आपने ब्लड बैंक में गए और उसमें वहाँ पे यू टुक वन पैकेट ऑफ पीआरबीसी, अगर 1 पैकेट ऑफ पीआरबीसी में कितना होता है? इट इज 250 to 275 ml। 1 बैग पे कितना पीआरबीसी होता है? इट इज 250 to 275 ml। 275 ml ऑफ पीआरबीसी 1 यूनिट हैज। जब आप 1 यूनिट पीआरबीसी को ट्रांसफ्यूज करते हो तब हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ता है? हीमोग्लोबिन जो है वो इट इंक्रीजेस बाय 1 ग्राम परसेंटेज। और जो हेमाटोक्रिट है इट इंक्रीजेस बाय 3%। हेमाटोक्रिट का मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन अ ब्लड वॉल्यूम। अगर हम आरबीसी का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हेमाटोक्रिट। तो 1 यूनिट ट्रांसफ्यूज करने से हेमाटोक्रिट कितना बढ़ता है? इट इज 3%। और कितने दिन के लिए हम ये पीआरबीसी को स्टोर कर सकते हैं? इट इज यूजुअली 35 to 42 days वी कैन कीप द पीआरबीसी। और स्टोरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए? इट इज 1 to 6 डिग्री सेल्सियस। और ये जो ट्रांसफ्यूजन है, ये जो पीआरबीसी ट्रांसफ्यूजन है वो कितनी देर में करना है हमें? विद इन 2 to 4 आवर्स। या तो 2 आवर्स से कम नहीं होना चाहिए, 4 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 आवर्स से कम समय में हम पीआरबीसी को ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, बहुत ही फास्ट रेट में हम ट्रांसफ्यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेस देन 2 आवर्स हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? देयर विल बी वॉल्यूम ओवरलोड। तो अगर जब आप ट्रांसफ्यूज कर रहे हो तो बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो, इट इज मोर देन 4 आवर्स। इफ इट इज यू आर टेकिंग मोर देन 4 आवर्स तो क्या हो जाएगा? हीमोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ये जो आरबीसी होता है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमें 2 to 4 आवर्स के टाइम में, विद इन 2 to 4 आवर्स वी हैव टू ट्रांसफ्यूज द ब्लड। तो कहाँ पे यूजुअली हम ट्रांसफ्यूज कहाँ पे यूज करते हैं? अगर पेशेंट को अनीमिया है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कम है। अनीमिया का मतलब क्या होता है? देयर विल बी डिक्रीज हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। तब क्या करते हैं हम लोग? अनीमिया की पेशेंट में हम ये पीआरबीसी को यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे होल ब्लड के बारे में। होल ब्लड का मतलब जो पूरा जो कंप्लीट ब्लड है कंपोनेंट्स के साथ, उसी को हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? होल ब्लड। और 1 यूनिट में कितना ब्लड, 1 पैकेट में कितना होल ब्लड होता है? कितना होल ब्लड को होता है? इट इज 350 ml। 1 पैकेट हैज अ 350 ml। 1 यूनिट हैज अ 350 ml। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितना एंटीकोएगुलेंट होता है और कितना ब्लड होता है। इसमें 300 ml जो है वो ब्लड होता है और 50 ml का एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट होता है। 50 ml का एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट होता है। ये जो सीडीपीए हमने यूज किया था,
वो एंटीकोएगुलेंट 50 ml होता है। तो उसके बाद अगेन ट्रांसफ्यूजन टाइम जो है वो इट इज 2 to 4 आवर्स एंड स्टोरेज टाइम, स्टोरेज कितने देर तक स्टोर कर सकते हैं, यू कैन स्टोर इट अप टू 35 डेज, यू कैन स्टोर इट इन द ब्लड बैंक फॉर 35 डेज। और स्टोरेज का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इट इज 1 to 6 डिग्री सेल्सियस, इट इज 1 to 6 डिग्री सेल्सियस। और कहाँ पे इंडिकेटेड होता है ये होल ब्लड, इट इज यूजुअली वी यूज इट इन अ हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक बिकॉज ऑफ हेमरेज, बिकॉज ऑफ हेमरेज पेशेंट को आरटीए हुआ है, बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ है, तो पेशेंट अभी शॉक में है, तो तब क्या हमें ब्लड के साथ और कंपोनेंट्स का जरूरत भी होगा। तो तब हम क्या करेंगे, इन हाइपोवोलेमिक शॉक बिकॉज ऑफ हेमरेज वी यूज होल ब्लड। तो चलो उसके बाद डिस्कस करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो अगला कंपोनेंट है हमारा प्लेटलेट्स। तो 1 यूनिट ऑफ प्लेटलेट्स का बैग जो होता है वो कितना होता है, इट इज 50 to 70 ml, 50 to 70 ml। ट्रांसफ्यूजन टाइम कितने देर में हमें ट्रांसफ्यूज करना है, इट इज 15 to 30 मिनट्स, 15 से 30 मिनट के अंदर हमें ये ट्रांसफ्यूज करना है। और स्टोरेज टाइम क्या होता है, ये बहुत ही कम समय तक स्टोरेज कर सकते हैं हम लोग, इट इज ओनली अप टू 5 to 7 डेज, अप टू 7 डेज वी कैन स्टोर द प्लेटलेट्स। और टेम्परेचर कितना होता है, इट इज 20 to 24 डिग्री सेल्सियस, 20 to 24 डिग्री सेल्सियस में हम FFP प्लेटलेट्स को स्टोर करते हैं। उसके बाद जब भी हम प्लेटलेट्स को कलेक्ट करते हैं, दो तरह की प्लेटलेट्स होते हैं। पहला तो रैंडम डोनर का मतलब बहुत सारा डोनर से हमने प्लेटलेट्स को कलेक्ट किया है वो, और एक और होता है सिंगल डोनर का मतलब एक ही डोनर से हमने क्या किया है, प्लेटलेट्स को कलेक्ट किया है। तो जब हम एक ही डोनर से प्लेटलेट्स को कलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो प्लेटलेट का कॉन्सेंट्रेशन होता है बहुत ज़्यादा होता है, ये जो प्लेटलेट का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम यूनिट में बात करें तो 1 यूनिट ऑफ STP, दैट इज 1 यूनिट ऑफ सिंगल डोनर प्लेटलेट इज इक्वल टू 5 to 10 units of RDP, that is your random donor platelets। तो कहने का मतलब ये है कि सिंगल डोनर प्लेटलेट्स में प्लेटलेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है दैन योर रैंडम डोनर प्लेटलेट्स। उसके बाद 1 यूनिट ट्रांसफ्यूज करने के बाद पेशेंट में कितना प्लेटलेट्स बढ़ता है, इट इज 5 to 10,000, 5 to 10,000। 1 बैग से 5 to 10,000 प्लेटलेट काउंट जो है वो इंक्रीज होता है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है, इट इज नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज 1.5 to 4 लाख। लेकिन ये नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इन द ह्यूमन बॉडी, लेकिन एक बैग ऑफ प्लेटलेट को ट्रांसफ्यूज करने से कितना होता है, कितना इंक्रीज होता है, इट इज 5,000 to 10,000। यूजर्स क्या होता है, डेंगू में पेशेंट का प्लेटलेट कम है तो पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है, प्लेटलेट काउंट जो है वो डिक्रीज हुआ है, पेशेंट में प्लेटलेट काउंट जो है वो डिक्रीज हुआ है, ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसी भी कारण की वजह से हो सकता है, या तो पेशेंट को डेंगू है, पेशेंट को ल्यूकेमिया है, या तो पेशेंट कीमोथेरेपी ड्रग्स के ऊपर है, और अगर बोन मैरो डिसऑर्डर्स में भी हम प्लेटलेट्स को ट्रांसफ्यूज करते हैं। बच्चों उसके बाद डिस्कस करेंगे हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का मतलब क्या होता है। फ्रेश फ्रोजन नाम में भी है, नाम में क्या है, इंडिकेट कर रहा है फ्रोजन। प्लाज्मा को हमने क्या किया है, प्लाज्मा को फ्रीज किया है। अगर प्लाज्मा को हम फ्रीज करते हैं तो क्या हो जाएगा, इट इज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो क्या होता है, इट इज अ लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। मैंने पहले भी आपको बताया था, ये जो येलो कलर का पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द डोनर ब्लड, एंड फ्रोजन विद इन फ्यू आवर्स ऑफ कलेक्शन टू प्रिजर्व द क्लॉटिंग फैक्टर्स। इसमें क्या होता है, मेनली फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा पे क्या होता है, मेनली क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो कहाँ पे होता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा पे। तो क्या होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा पे, फाइब्रिनोजन फैक्टर्स, ऑल योर क्लॉटिंग फैक्टर्स और कुछ प्रोटीन्स लाइक योर एल्बुमिन,
एंटीथ्रोबिन एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखो, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें एक और चीज याद रखना है बच्चा आपको, इसमें क्या नहीं होता है, देयर आर नो प्लेटलेट्स, देयर आर नो प्लेटलेट्स। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, प्लेटलेट्स आर नॉट प्रेजेंट इन, ऑप्शन में दिया जाएगा होल ब्लड, पीआरबीसी, प्लेटलेट्स और एफएफपी। आपका आंसर क्या रहेगा, इट इज एफएफपी। एफएफपी पे क्या नहीं होगा, प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो आपको याद रखना है एफएफपी पे प्लेटलेट्स नहीं होंगे। तो 1 यूनिट में कितना होता है, 1 यूनिट, अगर हम 1 यूनिट एफएफपी ट्रांसफ्यूज करेंगे तो कितना होगा वो, इट इज 200 to 225 ml, 200 to 225 ml होता है 1 यूनिट में। और वी कैन स्टोर दिस अप टू 1 ईयर, यू कैन स्टोर दिस अप टू 1 ईयर। और स्टोरेज टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये फ्रोजन है, क्या करते हैं हम लोग, फ्रीज करते हैं। तो टेम्परेचर क्या होता है, इट इज -18 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस में हम स्टोर करते हैं। और देयर इज समथिंग नोन एज थॉइंग। थॉइंग का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी भी चीज को फ्रीज करते हैं तो क्या हो जाता है, वो बहुत ही हार्ड हो जाता है, ये बहुत ही हार्ड हो जाता है। फिर से उसको लिक्विड स्टेट में लाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थॉविंग, उसको हम क्या बोलते हैं, थॉइंग बोलते हैं। तो वी थॉ रैपिडली एट 37 डिग्री सेल्सियस। कितने टेम्परेचर में थॉइंग किया जाता है, इट इज 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन स्टोरेज का टेम्परेचर क्या है, इट इज -18 डिग्री सेल्सियस, याद रखना बच्चों। और आफ्टर रैपिडली थॉइंग करने के बाद वी हैव टू इन्फ्यूज, अभी क्या करना है, अगर पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करना है तब भी हम क्या करेंगे, थॉइंग करेंगे। और थॉइंग करने के बाद विथिन 4 आवर्स हमें क्या करना है, ट्रांसफ्यूज करना है। अगर विथिन 4 आवर्स ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे वो खराब हो जाएगा, हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के बारे में। और कहाँ पे यूज करते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, मैंने क्या बताया था, क्या होता है इसमें, क्लॉटिंग फैक्टर। अगर कोई कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स है, क्लॉटिंग फैक्टर्स लिवर डिसीजेस में, क्योंकि ये जो 7, 8, 9, 10 जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं कहाँ पे होता है, कन्वर्शन जो होता है वो लिवर पे होता है। और क्या चाहिए, विटामिन के चाहिए। तो लिवर डिसीजेस में विटामिन के डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग हो रहा है। और DIC इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेजर डिसीजेस, मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ सो मेनी डिसीजेस क्या होता है, DIC होता है। DIC का मतलब क्या होता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन। तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, FFP को यूज करते हैं। एंड इवन यू कैन यूज इट इन अ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या हो जाता है, पेशेंट कैन गो इनटू DIC, पेशेंट कैन गो इनटू DIC। उस समय भी हम क्या यूज करते हैं, FFP यूज करते हैं। एंड ब्लीडिंग विद अ प्रोलॉन्ग PT का मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और INR और APTT। अगर इस ज्यादा है तो ब्लीडिंग हो रहा है पेशेंट को, हम यूजुअली FFP यूज करते हैं। क्यों ऐसे FFP यूज करते हैं, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, इसलिए। तो बच्चों ये हो गया FFP के बारे में। चलो लास्ट जो हमारा कंपोनेंट है क्रायोप्रेसिपिटेट, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्रायोप्रेसिपिटेट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्रायोप्रेसिपिटेट में क्या होता है, मेनली आपको याद रखना है फाइब्रिनोजन और फैक्टर 8 और वॉन विलिब्रांड फैक्टर और फैक्टर 13, ये चारों चीजें कहाँ पे होता है, क्रायोप्रेसिपिटेट में। क्रायोप्रेसिपिटेट में वी हैव व्हाट, फाइब्रिनोजन, फैक्टर 8, वॉन विलिब्रांड फैक्टर और फैक्टर 13। तो दिस ऑल्सो कैन बी केप्ट अप टू 1 ईयर, 1 ईयर तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। और स्टोरेज का टेम्परेचर सेम होता है, इट इज -18 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस। और अगर यूज करना है तो हमें क्या करना है, थॉइंग करना है, क्योंकि फ्रीज करने के बाद उसको फिर से लिक्विड स्टेट में लाने के लिए हम क्या करते हैं, थॉइंग करते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस में। और थॉइंग करने के बाद विथिन 4 आवर्स हमें ये यूज करना है। और इंडिकेशंस क्या होता है, कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, सेम फाइब्रिनोजन डेफिशिएंसी है, पेशेंट को फाइब्रिनोजन डेफिशिएंसी है तो हम क्या ट्रांसफ्यूज करेंगे, क्रायोप्रेसिपिटेट। और वॉन विलिब्रांड डिसीज में क्या होता है, ये जो वॉन विलिब्रांड फैक्टर जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसलिए हम क्या ट्रांसफ्यूज करेंगे, क्रायोप्रेसिपिटेट को ट्रांसफ्यूज करेंगे।
तो बच्चों ये था डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। कौन कौन सा कंपोनेंट्स होता है, कितना ml में, कितना एक बैग में कितना होता है, अगर 1 यूनिट ट्रांसफ्यूज करने से कितना बढ़ता है, इन सब के बारे में हमने अभी तक डिस्कस कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी डिस्कस करेंगे ब्लड डोनेशन के बारे में। ब्लड डोनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ब्लड डोनेशन में 3 तरह का ब्लड डोनेशन होता है। पहला तो ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन। ऑटोलोगस मतलब खुद का ब्लड डोनेशन। क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, अगर पेशेंट है, पेशेंट का ब्लड नॉर्मल है, HB मोर देन 12 है, तो क्या करते हैं, सर्जरी से कुछ महीने पहले, मतलब 5 वीक्स से बिफोर 5 वीक्स क्या करते हैं, पेशेंट का खुद का ब्लड हम कलेक्ट कर लेते हैं। खुद का ब्लड को कलेक्ट करके हम क्या करते हैं, ब्लड बैंक में स्टोर करते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब ये पेशेंट सर्जरी के लिए जब पेशेंट आता है, तब हम इसका ही जो ब्लड कलेक्ट किया हुआ ब्लड है उसको ट्रांसफ्यूज करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन। ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन में क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड जो पेशेंट का ब्लड है, हम सर्जरी से 5 वीक से पहले हम कलेक्ट करेंगे। अगर हमें पता है कि सर्जरी में क्या हो जाएगा, ब्लड लॉस होने का चांसेस है, बहुत सारा ब्लड लॉसेस होने का चांसेस है, तो ब्लड की ज़रूरत हो सकता है, तो तब हम क्या करेंगे, सेम पेशेंट का 5 वीक्स पहले हम क्या करेंगे, ब्लड लेके हम ब्लड बैंक में स्टोर करेंगे, और उसके बाद एट द टाइम ऑफ सर्जरी क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूज करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद देयर इज समथिंग नोन एज अ ब्लड सैल्वेज। ब्लड सैल्वेज का मतलब क्या होता है, जब भी हम सर्जरी करते हैं कुछ तो ब्लड लॉस होता है, या तो जब भी हम इंसिशन डालते हैं या जो कैविटी में कुछ काम कर रहे हैं, तब क्या होता है, ये जो ब्लड लॉस होता है। तो ये जो ब्लड होता है, ये जो ब्लड कैविटी में जो ब्लड होता है, सर्जरी के समय में ये जो ब्लड कलेक्ट करते हैं हम, जो सक्शन को यूज़ करके, जो सक्शन में हम जो ब्लड कलेक्ट करते हैं, उस ब्लड को हम क्या करते हैं, उस ब्लड को प्यूरिफाई करके फिर से पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ब्लड सैल्वेज। तो क्या करते हैं, ड्यूरिंग ब्लड इज कलेक्टेड ड्यूरिंग द सर्जरी फ्रॉम द ब्लड कैविटी। जब भी हम सर्जरी कर रहे होते हैं, कुछ तो ब्लड लॉस होता है, उस ब्लड को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और उसको प्यूरिफाई करके फिर से पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करेंगे। उसको क्या बोलते हैं, ब्लड सैल्वेज। उसके बाद होता है डेसिग्नेटेड डोनर। मतलब डेसिग्नेटेड डोनर, ब्लड कैंप्स होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, ब्लड को डोनेट करने के लिए बहुत सारा ब्लड कैंप्स होते हैं, वहाँ से ब्लड कलेक्ट करके हम जिस पेशेंट को ज़रूरत है उसको ट्रांसफ्यूज करेंगे। उसको क्या बोलते हैं, डेसिग्नेटेड डोनर। तो ये होता है टाइप्स ऑफ ब्लड डोनेशन। उसके बाद चलो देखते हैं कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा कॉम्प्लिकेशंस होंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। पहला तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का रिएक्शन मतलब क्या होता है, अगर पेशेंट ABO इनकम्पैटिबिलिटी, बिकॉज ऑफ इनकम्पैटिबल ब्लड, अगर हम इनकम्पैटिबल ब्लड, पेशेंट का ब्लड ग्रुप है ये, तो वो सिर्फ ए ब्लड ग्रुप का ब्लड ही ले सकता है। हमने क्या किया, हमने देखा नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गया, हमने बी ग्रुप का ब्लड को ए ग्रुप की ब्लड पे ट्रांसफ्यूज कर लिया, तब क्या हो जाएगा, देयर विल बी अ रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन टाइम के समय क्या होता है, पेशेंट विल हैव हाइपोटेंशन, पेशेंट विल हैव स्वेटिंग, पेशेंट पे क्या होता है, स्वेटिंग होता है, हाइपरटेंशन होता है, टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, और यू कैन ऑल्सो सी रैशेस ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो क्या करना है, जब भी पेशेंट कुछ रैशेस और इचिंग और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है और टेकिकार्डिया है, हाइपोटेंशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट क्या रहेगा, पहला स्टेप है, पहले हमें ब्लड को स्टॉप करना है, जो ट्रांसफ्यूजन हो रहा था ब्लड उसको स्टॉप करना है। उसके बाद क्या करना है, फिजिशियन को कॉल करना है और इन्फॉर्म करना है, जो भी वो मेडिकेशन देते हैं उनको देना है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, आपको उसके बाद क्या करना है, पेशेंट का जो ब्लड है उसको कलेक्ट करना है, जो बैग में ट्रांसफ्यूज कर रहे थे आप उसको कलेक्ट करना है, और दोनों को क्या करना है, दोनों को लैब में भेजना है, फिर से रिएक्शन मैचिंग के लिए लैब में भेजना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। उसके बाद आता है एलर्जिक रिएक्शन।
बिकॉज ऑफ ट्रांसफ्यूजन यू कैन हैव अ एलर्जिक रिएक्शन, सेम एलर्जिक रिएक्शन में रैशेस होते हैं, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, स्वेटिंग सब कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद सर्कुलेटरी ओवरलोड, सर्कुलेटरी ओवरलोड अगर मैंने बताया था इफ वी गिव लेस दैन 2 आवर्स या तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बहुत सारा ब्लड को हम एक ही समय पे ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दिल भी सर्कुलेटरी ओवरलोड, सर्कुलेटरी या तो वॉल्यूम ओवरलोड भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम ओवरलोड हो सकता है। एंड देयर इज समथिंग नोन एज अ ट्रॉली, ट्रॉली का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड अक्यूट लंग इंजरी, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड अक्यूट लंग इंजरी, उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉली। उसके बाद सिट्रेट इंटॉक्सिफिकेशन, सिट्रेट इंटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, मैंने बताया था वी ऐड समथिंग नोन एज सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट को हम ऐड करते हैं ब्लड में, क्यों, एज अ एंटीकोएगुलेंट, एज अ एंटीकोएगुलेंट हम ऐड करते हैं। तो सिट्रेट क्या हो जाता है, सिट्रेट बाइंड्स विद अ कैल्शियम एंड कैल्शियम इज एक्सक्रीटेड, कैल्शियम इज एक्सक्रीटेड, कैल्शियम क्या हो जाता है, सिट्रेट से बाइंड होने के बाद क्या हो जाता है, इट गेट्स एक्सक्रीटेड। अगर बॉडी में कैल्शियम एक्सक्रीट हो गया तो क्या हो जाएगा, दिल भी हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम जो है वो कम हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया, दिल भी डिक्रीज कैल्शियम इन द बॉडी। तो आपने नोटिस किया होगा या हर 2 या 3 ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद हम क्या एडमिनिस्टर करते हैं, वी यूजुअली गो विद कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वी एडमिनिस्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट आफ्टर 2 और 3 ट्रांसफ्यूजन, आफ्टर 2 और 3 ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या करते हैं हम लोग, कैल्शियम ग्लूकोनेट को एडमिनिस्टर करते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है, सिट्रेट इंटॉक्सिकेशन की वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। Then we have something known as a metabolic acidosis, metabolic acidosis, metabolic acidosis क्यों होता है, there will be breakdown of the RBCs, there will be breakdown of the RBCs, अगर RBCs breakdown हो गए तो उसमें क्या रिलीज होगा, दिल बी रिलीज ऑफ योर पोटेशियम, सो उसकी वजह से क्या हो सकता है, दिल बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड इवन योर हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया। और आरबीसीस में क्या होता है, दे हैव अ आयरन, सो ट्रांसफ्यूजन की वजह से क्या हो सकता है, आयरन ओवरलोड, आयरन ओवरलोड। स्पेशली ये जो आयरन ओवरलोड है, हम छोटे बच्चों में जो थैलेसीमिया पेशेंट में हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो तब हमें ये देखने को मिलेगा आयरन ओवरलोड, जो हीमोसिड्रोसिस हम बोलते हैं, आयरन ओवरलोड को हम क्या बोलते हैं, हीमोसिड्रोसिस। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, स्पेशली पीडियाट्रिक पेशेंट्स पे, ये जो थैलेसीमिया का पेशेंट में हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तब हमें ये हीमोसिड्रोसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि आयरन ओवरलोड की वजह से। एंड देयर कैन बी ट्रांसफ्यूजन ऑफ अ ट्रांसमिटेड डिसीज, ये जो ब्लड के थ्रू जो डिसीजेस ट्रांसफ्यूज होता है, जैसे आपका एड्स हो गया, ब्लड बॉर्न डिसीजेस, या तो ब्लड के थ्रू जो डिसीजेस ट्रांसमिट होते हैं, ये ट्रांसमिट होने का चांसेस होते हैं। जब भी ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ये स्क्रीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये जो ट्रांसमिटेड डिसीजेस होते हैं, मलेरिया, सिफिलिस, इनका स्क्रीनिंग होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, दिल भी ट्रांसफ्यूजन। पहले क्या होता था, पहले बहुत साल पहले क्या होता था, ये जो स्क्रीनिंग नहीं होते थे, ये जो स्क्रीनिंग ट्रांसमिटेड डिसीज का स्क्रीनिंग नहीं होते थे, तो इसलिए क्या हो जाता था, देयर कैन बी अ ट्रांसमिशन ऑफ अ डिसीजेस जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते थे। लेकिन अब क्या है, बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से क्या किया जाता है, स्क्रीनिंग किया जाता है। ये जो ट्रांसमिटेड डिसीजेस है इनको स्क्रीनिंग किया जाता है, जो डोनर ब्लड होता है उन पे स्क्रीनिंग किया जाता है। तो ये होता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ योर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ योर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले मैंने क्या बताया था, ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग इज कंपलसरी। क्योंकि कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना है, ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग दोनों करना है। उसके बाद हाउ मेनी पीपल शुड डू इट, 2 health workers should provide the matching, two healthcare provider should match the blood and check for the compatibility before transfusion। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप ट्रांसफ्यूज करते हैं तो आपको भी ट्रांसफ्यूज करने से पहले मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग द ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर, डेट ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ एक्सपायरी, इन सब के बारे में आपको
आपको क्या करना है, पहले चेक करना है और मेंशन भी करना है, नोट भी करना है। और उसके पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, वाइटल साइंस। बिफोर ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने से पहले आपको वाइटल साइंस मॉनिटर करना है, और उसके बाद जब भी ट्रांसफ्यूज कर रहे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर वाइटल साइंस। उसके बाद भी ट्रांसफ्यूजन होने के बाद भी अप टू 1 आवर यू हैव टू मॉनिटर द वाइटल साइंस। उसके बाद डोनर एज कितना होना चाहिए, इट इज 18 टू 65 ईयर्स, 18 टू 65 ईयर्स। और हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए डोनेशन के लिए, इट इज मोर देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर। और एवरी 3 मंथ्स के बाद पेशेंट क्या कर सकता है, एवरी 90 डेज पे पर्सन कैन डोनेट द ब्लड, नॉट पेशेंट, अ पर्सन कैन डोनेट ब्लड इन एवरी 90 डेज। 90 डेज के बाद पेशेंट कैन डोनेट अ ब्लड। सो मान लो कि आज पेशेंट ने ब्लड डोनेशन किया है, पर्सन ने ब्लड डोनेट किया है, तो अगले 90 डेज के बाद ही कैन डोनेट अगेन, देन आफ्टर 90 डेज ही कैन डोनेट ब्लड। सो आफ्टर एवरी 90 डेज ही कैन डोनेट द ब्लड। एंड ही शुड नेवर डोनेट इन अ एम्प्टी स्टमक में, खाली पेट में ब्लड डोनेशन नहीं करना है। और ब्लड डोनेशन करने के बाद भी क्या देना है, पेशेंट को जूस देना है, बिस्किट, चाय, ऐसे कुछ दे सकते हैं। लाइट में जो भी लाइट लिक्विड्स होते हैं जैसे वाटर या जूस या बिस्किट, ऐसे पर्सन जो डोनर है उसको देना है। और उसको 2 आवर्स तक मॉनिटर भी करना है, 2 आवर्स तक हमें वाइटल साइंस का मॉनिटर भी करना है। उसके बाद डोनर शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस ट्रांसमिटेड डिसीजेस लाइक टीबी, HIV, योर एड्स, सिफिलिस, मलेरिया, हेपेटाइटिस। यू शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस। और कौन सी कैनुला यूज करते हैं हम लोग ट्रांसफ्यूजन के लिए, वी यूज 18 गेज कैनुला। 18 गेज कैनुला कौन सा कलर का, ग्रीन कलर का कैनुला हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज करते हैं। और जो फिल्टर होता है इट इज 40 माइक्रोमीटर का हम फिल्टर यूज करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा फ्लूइड कंपैटिबल होता है ब्लड के साथ, इट इज ऑलवेज नॉर्मल सलाइन। अगर आप ब्लड दे रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो उसी लाइन पे यू कैन गिव ओनली नॉर्मल सलाइन अलॉन्ग विद द ब्लड, यू कैन नॉट गिव एनी अदर फ्लूइड। सो ओनली नॉर्मल सलाइन इज कंपैटिबल विद द ब्लड। तो बच्चों, ये था ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में हमारा डिस्कशन। इस क्लास में, स्पेशली इस क्लास में हमने डिटेल तरीके से सब कुछ डिस्कस किया है। ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग, टाइप्स और कौन कौन से कंपोनेंट्स को हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, या तो आपको एग्जाम्स के लिए या अगर आप प्रैक्टिकल पर्पस लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर ट्रांसफ्यूजन। बिकॉज ट्रांसफ्यूजन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, कैसे करना है, कैसे हमें मॉनिटर करना है, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। चलो, इसी के साथ हम आज का ये डिस्कशन खत्म करेंगे। धन्यवाद।